हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुल्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये खौफनाक और हैरत अंगेज कत्ल की कहानी अक्टूबर 2017 की है। मलेशिया में एक ऊंची बिल्डिंग से एक महिला गिरती है। ये बात साफ नहीं हो सकी कि वो खुद गिरी या उसे गिराया गया था, यानी ये एक हादसा था या फिर कोई साजिश। बिल्डिंग से गिरने के बाद ये महिला पूरी तरह से घायल हो जाती है और बिना इस राज से पर्दा उठे कि उसके साथ असल में हुआ क्या था, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद पुलिस तफ्तीश भी करती है, लेकिन उस महिला की कोई शिनाख्त नहीं मिलती, क्योंकि ना तो कोई उसको पहचानता था और ना ही उसके पास कोई अपनी पहचान बताने वाला कोई सबूत या दस्तावेज मौजूद था। काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार मलेशिया की पुलिस ये जानने में ज़रूर कामयाब हो जाती है कि मरने वाली महिला का ताल्लुक़ भारत के केरल राज्य से है। भारत से महिला का ताल्लुक़ पता चलने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करवाया, बल्कि उसे मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया और अगले 4 महीने तक वो शव वहीं पर मुर्दा घर में रखा रहा। चूँकि मलेशिया में केरल के हज़ारों लोग रहते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, इसलिए पुलिस ने उन लोगों से महिला की पहचान करने के लिए मदद मांगी, लेकिन पुलिस को किसी से कोई सुराग नहीं मिल पाया जो उस महिला का पता दे सके। इसके बाद पुलिस ने महिला का पता लगाने के लिए केरल के एक अखबार में महिला की तस्वीर के साथ एक गुमशुदा लाश का विज्ञापन भी दिया। उस विज्ञापन को देखने के बाद एक महिला सामने आती है और उस गुमनाम महिला के बारे में कहती है कि वो उसे पहचानती है। हालांकि इस विज्ञापन को देखकर पुलिस के सामने महिला के आने से पहले करीब 4 महीने तक कोई भी सामने नहीं आता है। असल में उन 4 महीनों के दौरान होता ये है कि लोगों को उस महिला की तस्वीर देखकर करीब 20-21 साल पुराना किस्सा याद आ जाता है। विज्ञापन में छपी तस्वीर देखकर लोगों को डॉक्टर ओमाना का चेहरा याद आ जाता है और साथ में याद आता है एक दर्दनाक हत्या का किस्सा, क्योंकि जिस वक्त वो वारदात पहली बार सामने आई थी उसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। पूरे देश में तहलका मच गया था और उस वारदात के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आई। उस चक्कर में पुलिस ने उस महिला तक पहुंचने के लिए, उस महिला को ढूंढने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उस महिला को उस वक्त की सबसे खतरनाक कातिलों की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर नंबर मिला था। उसका नाम था डॉक्टर ओमाना ईरालाम। मलेशिया से सामने आई डॉक्टर ओमाना की मौत की खबर के बाद केरल पुलिस भी हरकत में आती है, क्योंकि बीते 21 सालों से पुलिस को उसकी तलाश थी। लेकिन उसी वक्त केरल की एक और महिला सामने आती है और दावा करती है कि मलेशिया में मरने वाली महिला उसकी बहन है और उसका नाम मर्लिन रूबी बताती है। उसके बारे में वो महिला दावा करती है कि मर्लिन रूबी मलेशिया के एक स्टोर में काम किया करती थी। दुविधा में पड़ी पुलिस दावा करने वाली महिला से उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और इत्तेफाक से डीएनए मिल जाता है और ऐसे में अब पुलिस के सामने ये बात साफ हो जाती है कि ये डॉक्टर ओमाना नहीं बल्कि मर्लिन रूबी है। लिहाजा वो लाश दावा करने वाली उस महिला को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। हालांकि इस महिला की पहचान सामने आने के बाद डॉक्टर ओमाना का किस्सा फिर दब गया और पुलिस ने ये मान लिया कि डॉक्टर ओमाना अब भी फरार है और यहीं से डॉक्टर ओमाना की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई। लोग उसके बारे में बात करने लगे। सवाल उठना लाजमी था कि आखिर ये डॉक्टर ओमाना है कौन
और आखिर क्यों उसे केरल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया। ये बात भी सब जगह होने लगी कि 20-25 साल पहले आखिर उस लेडी ने ऐसा कैसे मर्डर किया कि उसे आज तक क्यों नहीं बुलाया जा सका। तो डॉक्टर ओमाना का जो सच सामने आया, और वो भी दिलचस्प और दिल दहला देने वाला था। डॉक्टर ओमाना केरल के एक संपन्न परिवार की एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन वो पढ़ने में बेहद होशियार थी और परिवार में भी उसके भाई वगैरह अच्छी पोस्ट पर थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लिहाजा मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो आई स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपनी होनहार लड़की के लिए एक रिश्ता किया और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ डॉक्टर ओमाना की शादी हो गई। दोनों बेहद खुश रहने लगे। वक्त बीता, कुछ सालों में दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार वहीं केरल में रहा करता था। दोनों डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था। आर्थिक स्थिति भी उन दोनों की बहुत अच्छी थी। इसी बीच दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने का इरादा करते हैं। अपने घर को नया डिज़ाइन देने के लिए वो एक आर्किटेक्ट से संपर्क करते हैं और उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन, और उसके आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन डॉक्टर दंपत्ति को नए डिज़ाइन के घर दिखाता है और कुछ डिज़ाइनों पर चर्चा के बाद एक डिज़ाइन को फाइनल करके उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर ओमाना उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है और दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ जाती है। कुछ दिन तक दोनों के बीच की ये बात दोनों तक ही सीमित रहती है, लेकिन ऐसे रिश्तों की एक अजीब खुशबू होती है जो दूसरों को इसकी महक दे देती है। जाहिर है दोनों के रिश्तों के बारे में अब खुसर फुसर शुरू हो जाती है। जाहिर है ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन तक भी पहुंची। डॉक्टर राधा कृष्णन ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्यार में पागल हो चुकी डॉक्टर ओमाना ने अपने पति की बात बिल्कुल नहीं मानी। अब बात इस कदर आगे बढ़ गई कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। डॉक्टर राधा कृष्णन ने आखिरकार अपनी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर ओमाना पूरी तरह से आज़ाद थी। मुरलीधरन से खुलकर मिलने की वजह से उसकी बात पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते उसका क्लिनिक भी खाली रहने लगा। पेशेंट भी अब उसके पास नहीं आया करते थे। लिहाजा डॉक्टर ओमाना ने अब मुरलीधरन पर शादी करने का दबाव डालना शुरू किया, लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। लिहाजा उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर ओमाना ने केरल छोड़ने का इरादा किया और मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर ओमाना ने एक क्लिनिक में नौकरी करनी शुरू कर दी। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरे को फ़ोन किया करते थे, बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के संपर्क में वो दोनों बने रहे। अब मुरलीधरन थोड़ा लालची किस्म का इंसान था। वो डॉक्टर ओमाना से पैसे तक मांगने लगा था। तब डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि मलेशिया आ जाओ तो यहीं रहकर हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। अब डॉक्टर ओमाना ने अपना नाम बदल लिया और केरल में अपने ही एक जानकार से मिलकर उसने अपना नाम अमीना बिंदे ओबिदुल्ला रख लिया और मुरलीधरन को भी एक मुस्लिम नाम दे दिया और दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और दोनों मलेशिया पहुंचकर पति पत्नी के तौर पर रहने लगे।
अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मुरलीधरन की नीयत खराब थी। उसकी नज़र ओमाना के पैसों पर टिकी हुई थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से ओमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब ओमाना को मलेशिया में छोड़कर मुरलीधरन वापस भारत आ गया। भारत लौटकर उसने ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि अगर ओमाना पैसे नहीं देगी तो वो मलेशिया की पुलिस को उसकी नकली नाम की जानकारी दे देगा। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर ओमाना को अखर गया और उसे बहुत बुरा लगा। तब उसने एक खतरनाक इरादा किया। इसके बाद डॉक्टर ओमाना एक ऐसी साजिश रचती है कि जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। ये वाक़या है 1996 का। डॉक्टर ओमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम करती थी वहाँ से एक हफ्ते की छुट्टी लेती है और फिर 7 जुलाई 1996 को मलेशिया से केरल पहुँच जाती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उतरने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर पहुँचती है और फिर वहाँ अपने कीमती सामान को अपने पास रखती है, अपने बैग में रखती है और आगे के सफ़र के लिए वो अब चल पड़ती है। तिरुवनंतपुरम से वो सीधे ऊटी पहुंचती है और रेलवे के रिटायरिंग रूम में ठहर जाती है। लेकिन यहाँ वो 7 जुलाई को ही रूम नंबर 4 बुक करवा लेती है हेमा के नाम से और बताती है कि वो दिल्ली से आई है घूमने के लिए। वहाँ ठहरने के बाद वो बाज़ार जाती है और वहाँ से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है और ऊटी के एक रिसोर्ट में एक कमरा और बुक करवाती है। ये बुकिंग 3 दिनों के लिए करवाती है। रिसोर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपना सामान उसमें रख देती है और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर मार्केट पहुँचती है और वहाँ के एक टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है। मुरलीधरन को बताती है कि वो कालीकट में है। वो मुरलीधरन को अपने पास बुलाती है पैसे देने के बहाने। साथ ही ये भी कहती है कि 1-2 दिन समय बिताना चाहती हूँ आपके साथ। मुरलीधरन भी बहुत खुशी खुशी उसके पास पहुँच जाता है। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा उसी रिसोर्ट में पहुँचती है जहाँ उसने अपना कमरा पहले से ही बुक करवा रखा था। दोनों उसी रिसोर्ट में रात बिताते हैं और अगले रोज़ सुबह वो बाज़ार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रॉली बैग को ले जाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देती है। उसके बाद वहाँ से निकलकर ये दोनों एक होटल पहुँचते हैं। वहाँ अच्छा सा खाना खाते हैं और डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को खूब जमकर शराब पिलाती है। इसके बाद वो दोनों रिटायरिंग रूम में आ जाते हैं। तब डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि वो मलेशिया से एक ऐसी गोली लेकर आई है जो सेक्स पावर को बढ़ा देती है। मुरलीधरन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन का असर बहुत तेज़ी से होता है और मुरलीधरन की सांसें थम जाती हैं और आंखें बाहर निकल आती हैं। असल में वो जहरीला इंजेक्शन था जिससे वो मुरलीधरन को मार देती है, वो भी रेलवे रिटायरिंग रूम के भीतर। फिर ओमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले जाती है। उसके बाद उसने बड़ी ही तसल्ली से 3 घंटों तक उसने मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए। उसके बाद उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाए पॉलीथीन बैग में भरने शुरू किए और बाकी बचा हुआ सब कुछ कॉमोड में डालकर फ्लश कर दिया। उसके बाद लाश के टुकड़ों वाली पॉलीथीन को अपने साथ लाई बड़े बैग में रख लिए और पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करती है और टैक्सी से बैग लेकर वहाँ से चल देती है। लेकिन रिटायरिंग रूम के मैनेजर से 1 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त मांग लेती है ताकि वो वापस आकर अपना सामान ले सके। डॉक्टर ओमाना टैक्सी से ऊटी के उसी रिसोर्ट में जाती है जहां उसने पहले से ही एक रूम
बुक करवा रखा था। वहाँ जाकर वो सारे बैग कमरे में रखती है और फिर वापस रिटायरिंग रूम पहुँचती है। वहाँ वो कमरे की चाबी मैनेजर को देती है और फिर वहाँ से सीधे रिसोर्ट वापस पहुँच जाती है। रिसोर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाशों के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्लश कर देती है। लेकिन जो ज़्यादा टुकड़ों को फ्लश करने की बजाय वो वहाँ से निकलकर कोयम्बटूर की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो एक कमरा मुमताज़ के नाम से बुक करवाती है। इसके बाद वहाँ पहुँचने पर फिर वही तरीका, बैग से लाशों के पॉलीथीन बाहर निकालती है और फिर वहाँ फ्लश करना शुरू करती है। लेकिन लाशों के टुकड़े कुछ महकने लगे थे, लिहाजा वो लाश के टुकड़ों पर परफ्यूम छिड़क देती है और फिर सोचती है कि बाकी टुकड़े जो बच गए हैं उन्हें कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। तब उसे कोडाई कनाल का सुसाइड पॉइंट याद आता है। चूँकि वो उसी इलाके की रहने वाली थी, लिहाजा वो सीधे अब वहाँ का रुख करती है। कोडाई कनाल पहुंचकर वहाँ भी एक कमरा बुक करवाती है। वो जब कोडाई कनाल में उस सुसाइड पॉइंट पर पहुंचती है तो वहाँ उस रोज़ वीकेंड होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी, जिसकी वजह से उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। लिहाजा वो वहाँ से वापस लौटती है। लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी वो अचानक पंचर हो जाती है, तो वो टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी करवाता है। दूसरी टैक्सी ओमनी वैन थी। जैसे ही ड्राइवर बैग को हाथ लगाता है कि उठाकर उसे अपनी टैक्सी में रखे, तो डॉक्टर ओमाना मना कर देती है। ड्राइवर को ये बहुत अजीब सा लगता है, मगर जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो लाश से बदबू की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। तब वो महिला से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब डॉक्टर ओमाना एक नई चाल चलती है और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे सच बता देती है कि बैग में लाश के टुकड़े हैं और उसे ठिकाने लगाने पर अगर वो उसकी मदद करता है तो उसे पैसे मिलेंगे। टैक्सी ड्राइवर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया और उसकी मदद करने की बात कहता है। सुनसान रास्तों पर चलते हुए ठंडी हवा के झोंकों से डॉक्टर ओमाना को नींद आ जाती है। थोड़ी देर में जब टैक्सी रुकती है तो वो पुलिस स्टेशन के सामने थी। ड्राइवर टैक्सी रोककर चीखता हुआ चिल्लाता हुआ थाने के भीतर पहुंच जाता है और बोलता है कि उसकी टैक्सी में लाश है। तलाशी हुई तो टैक्सी में एक महिला बैठी हुई थी। डिग्गी में रखे बैग की तलाशी में लाश के टुकड़े मिलते हैं और पुलिस ने फ़ौरन महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश की और पूछताछ में पता लगा लिया कि लाश के टुकड़े किसके हैं। डॉक्टर ने सब कुछ पुलिस को सही सही बता दिया। मुरलीधरन के परिवार को भी बताया गया। डॉक्टर गिरफ्तार हो चुकी थी। उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा लगातार चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर ओमाना ने बेल के लिए याचिका डाली। अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो ऐसी गायब हुई कि 21 साल बाद भी आज तक उसका कोई अता पता पुलिस नहीं लगा सकी। तो ये थी आज की हैरान कर देने वाली कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।